नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जून 2022 में चर्चा में रहे अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में है, जिसका आयोजन 23 से 24 जून 2022 को चीन की मेजबानी में वर्चुअली संपन्न हुआ। अब यह लगातार तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअली हुआ। इसके पहले 12वां और 13वां सम्मेलन भी वर्चुअली हुआ था। ध्यान रखना कि 13वां जो हुआ था सितंबर 2021 में भारत की मेजबानी में हुआ था। अब 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही? थीम को लेकर विगत वर्षों में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। हिंदी रूपांतरण है इसका, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। तो थीम हमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ध्यान रखना है, 14वां जो था। और कुछ आगे बात देखते हैं इसमें क्या बातें महत्वपूर्ण रही। तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसमें वैश्विक व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आतंकवाद, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। अब अगर हम ब्रिक्स के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लें तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। यह विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब वर्ष 2001 में जिम ओनिल जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ब्रिक्स शब्द दिया था 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को संबोधित करते हुए। 2010 में यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। इसका पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ। ये बात ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, एनडीबी के बारे में पूछी जाती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चीन में है। संघाई चीन में है। और ये छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि फोर्टालेजा ब्राजील में संपन्न हुआ 2014 में, तो एनडीबी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब अगर हम ब्रिक्स के बारे में कुछ और बातें जानें तो यह वैश्विक आबादी का 41% अपने में समावेश रखता है। वहीं वैश्विक जीडीपी का 24% है। और वैश्विक व्यापार की बात करें तो 16% अपने में समावेशित करता है। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। ये बात ध्यान रखना है। अब एक और बात जो महत्वपूर्ण है हमें ध्यान रखनी है कि जो आगामी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में कहाँ हुआ? चीन में हुआ। थीम क्या थी? 15वां कहाँ होगा? चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 48वें G7 शिखर सम्मेलन के बारे में है, जिसका आयोजन जर्मनी में हुआ। और जर्मनी में कहाँ? स्लॉस एल्मो में हुआ। कब से कब तक हुआ? ये 27-28 जून 2022 को हुआ। अब G7 में 7 ही सदस्य देश हैं, लेकिन सम्मेलन में 7 सदस्य देशों के अतिरिक्त भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, यूक्रेन आदि देशों को विशेष आमंत्रित देशों के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक। अब G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है वो PGII को लेकर है। अब क्या है PGII? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यह विकासशील व मध्यम आय वाले देशों में ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु समर्पित है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि PGII चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के विकल्प के रूप में इसे देखा जा रहा है। G7 सदस्यों द्वारा आगामी वर्षों में ढांचागत परियोजनाओं पर 600 अरब डॉलर खर्च किए जाने की बात कही गई है और इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब अगर हम G7 की कुछ मूलभूत बातें जानें तो G7 क्या है? ये विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। इसका गठन कब हुआ था? 1975 में। लेकिन इसका कोई भी औपचारिक हेडक्वार्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, अमेरिका है। तो ये बातें हमें G7 के बारे में ध्यान रखनी है। अभी ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसका 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में हुआ, जर्मनी के स्लॉसेल्मो में। 15वां आगामी 49वां सम्मेलन कहाँ होगा? जापान में प्रस्तावित है, जापान में होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा
कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो जापान में होगा। PGII को भी लेकर बातें ध्यान रखनी है कि इसे क्यों चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का विकल्प बताया जा रहा है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी व यूएई की यात्राओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी क्यों गए थे, G7 समिट में भाग लेने। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और यूएई की यात्रा का उद्देश्य था यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर संवेदना व्यक्त करना। हमने पिछले महीने के करंट अफेयर में पढ़ा था कि यूएई के राष्ट्रपति का निधन 13 मई 2022 को हो गया, तो उन्हीं के निधन पर संवेदना व्यक्त करना था। एक और उद्देश्य था कि नए राष्ट्रपति को बधाई देना, और नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये बातें महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी व यूएई की यात्राओं से संबंधित। कब हुई ये यात्रा, 26 से 28 जून 2022, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के बारे में है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंक प्रदान करता है। विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंक, और ये जारीकर्ता कौन है इसका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ब्रिटेन स्थित ये संस्था है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो EIU। अब इस वर्ष 173 शहरों को रैंक प्रदान की गई। तो इंडेक्स के अनुसार रहने योग्य सबसे उपयुक्त शहर कौन है 173 शहरों में से, पहला है ऑस्ट्रिया का वियना, दूसरे स्थान पर डेनमार्क का कोपनहेगन, तीसरा स्थान ज्यूरिक स्विट्जरलैंड व कनाडा के कैलगरी दोनों का है संयुक्त रूप से। 10वें स्थान पर भी दो देश हैं, जापान का ओसाका और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। अंतिम स्थान सीरिया की राजधानी दमिश्क को दिया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के दो शहरों को स्थान दिया गया है 173 शहरों में, जिसमें दिल्ली है और मुंबई। तो दिल्ली को 112वां स्थान मिला है, वहीं मुंबई को 117वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करें तो भारत का प्रदर्शन सुधरा है। पिछले वर्ष 140 देशों में भारत के दो शहरों को शामिल किया गया था, दिल्ली और मुंबई, लेकिन रैंक उनकी 118 और 119 थी। तो इस दृष्टि से इस बार अच्छी परफॉर्मेंस है भारत की। पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है, तो दिल्ली और मुंबई होंगे। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो वियना ऑस्ट्रिया। कौन जारी करता है इंडेक्स, ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, अगली जानकारी देखते हैं। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो किन मानकों के आधार पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करती है। तो हमें ध्यान रखना है 5 मानकों के आधार पर करती है। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है कल्चर एंड इन्वायरमेंट, तीसरा है हेल्थ केयर, चौथा है एजुकेशन, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बातें बस ध्यान रखना है कि ये ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का आकलन करता है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात विश्व शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के बारे में है। इसको किसने जारी किया है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी स्थित संस्था है, और जून 2022 में यह इंडेक्स जारी किया गया है। अब इंडेक्स में पहला स्थान आइसलैंड का है, यानी आइसलैंड सर्वाधिक शांति वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है, आइसलैंड। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर आयरलैंड रहा। वहीं सबसे अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, इसका स्थान 163वां रहा है, यानी सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन है, अफगानिस्तान। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत को 163 देशों में 135वां स्थान मिला है, जो भारत में शांति की अति निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ भी बात सीरियस है भारत के संदर्भ में कि शांति की अति निम्न स्थिति को दर्शाता है, यानी भारत की परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में कौन जारी करता है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, भारत की क्या स्थिति है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स
ईपीआई 2022 के बारे में है। यह द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। पहली बार 2002 में इसे जारी किया गया था। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अब ये सूचकांक पर्यावरण संबंधी विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन करता है। कुछ मानक है जिनके आधार पर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक का आकलन किया जाता है, जैसे वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, नाइट्रोजन संतुलन, वृक्षों का आच्छादन, जीवों का संरक्षण। ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम इसमें निष्कर्ष की ओर जाएं तो पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, यानी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क। इसको पहला स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान फिनलैंड का रहा। लेकिन भारत के संदर्भ में सबसे बुरी बात यह है कि इस सूचकांक में अंतिम स्थान भारत को दिया गया, यानी 180 देशों में भारत का स्थान 180वां है। अगर हम पड़ोसी देशों से तुलना करें तो पाकिस्तान 176वें स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश 177वें स्थान पर है और चीन 160वें स्थान पर है। तो पड़ोसी देशों की स्थिति अच्छी है। अगर हम विगत वर्षों से तुलना करें तो क्योंकि ये द्विवार्षिक रूप से जारी है, तो ईपीआई 2020 में भारत की परफॉर्मेंस क्या थी? 180 देशों में 168 थी और इस बार 180 देशों में 180 है, अंतिम है। तो इस रिपोर्ट में कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी में अत्यधिक खतरनाक स्तर, ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से बढ़ता उत्सर्जन। ये सब कारण हैं भारत को सूची में निचले स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन जारी करता है, भारत की क्या स्थिति है, पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, तो ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के बारे में है। अब यह सूचकांक विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता, कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर आकलन करता है। और आकलनकर्ता कौन है? IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, ये स्विट्जरलैंड स्थित संस्था है, ध्यान रखना। अब अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किसका रहा? तो डेनमार्क का रहा। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। अंतिम स्थान दिया गया है वेनेजुएला को। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति रही है 63 देशों में 37वां स्थान भारत का रहा। अगर हम 2021 से तुलना करें तो 2021 में 63 देशों में भारत 43वें स्थान पर था, यानी इस बार भारत ने 6 पायदान का सुधार किया है। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के प्रदर्शन में सुधार के क्या कारण हैं। तो कर संरचना में सुधार, ड्रोन, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन से निपटने आदि मुद्दों पर भारत एक प्रेरक शक्ति के रूप में वैश्विक रूप से उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, ये सब कारण बताए गए हैं भारत की अच्छी परफॉर्मेंस के। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम कौन है, कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात क्यूएस रैंकिंग 2023 से संबंधित है। क्यूएस का मतलब है क्वाक्वारेली साइमंड्स, ये लंदन स्थित संस्थान है। इसका कार्य क्या है? विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनके निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष उन्हें रैंक प्रदान करना। ठीक है, तो क्यूएस रैंकिंग किससे संबंधित है? ये उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनकी निष्पादन क्षमता के आधार पर रैंक प्रदान करता है। और वर्ष 2023 के लिए ऐसी 19वीं रैंक जून 2022 में जारी की गई। इसमें विश्व के शीर्ष 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनकी निष्पादन क्षमता या उनकी निष्पादन के आधार पर रैंक प्रदान की गई। अब इस रैंक में पहला स्थान किसका रहा? वैश्विक रूप से पहला स्थान रहा अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। दूसरे स्थान पर यूके यूनाइटेड किंगडम की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। अब वहीं अगर हम भारत की बात करें
तो 1500 संस्थानों में से भारत के 41 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया। अगर हम विगत वर्षों से तुलना करें तो पिछले वर्ष 1300 संस्थानों में से भारत के 35 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक, अब हम देखें कि क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, तो वो है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और वैश्विक रूप से इसकी रैंक कितनी है, 155। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि चाहे पिछला वर्ष हो चाहे इस बार, विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं और वो यही है। पिछली बार अगर हम इनकी रैंक देखें कि IISc बेंगलुरु को पिछली बार क्या रैंक मिली थी, तो पिछली बार इनको 186वीं रैंक मिली थी। IIT बॉम्बे को क्या रैंक मिली थी, 177। वहीं IIT दिल्ली को रैंक मिली थी 185। तो पिछले वर्ष भी टॉप 200 में हमारे 3 संस्थान थे, इस बार भी हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्यूएस रैंकिंग का संबंध किससे है। ठीक, पहले स्थान पर क्यूएस रैंकिंग में कौन रहा है, भारत के कितने संस्थान हैं, क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत के किस संस्थान को श्रेष्ठ या शीर्ष संस्थान बताया गया है। ठीक है, अब एक बात इसमें और ध्यान से समझ लेते हैं कि क्यूएस रैंकिंग कुछ मानकों के आधार पर की जाती होगी। तो 6 मानकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे कुछ इसमें हम देख लेते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ठीक है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। तो ये सब मानक है जिनके आधार पर क्यूएस रैंकिंग दी जाती है। क्यूएस रैंकिंग का संबंध किससे है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों से है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के से संबंधित है। हाल ही में कसावा कुरोशी, जो कि हंगरी के राजनयिक हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और इसीलिए कसावा कुरोशी चर्चा में रहे हैं। ठीक, अब एक बात ये महत्वपूर्ण है कि 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के थे और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो हंगरी के कसावा कुरोशी हैं, ये पूर्वी यूरोपीय देशों के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में कुछ बातें जानें, क्या भारत का कोई राजनयिक संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष रहा है, तो ध्यान रखना है कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था और भारत की विजया लक्ष्मी पंडित 8वें सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा बनी थी और ये पहली महिला अध्यक्षा भी हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो ये बात ध्यान रखना। अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ बातें जाने, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व की लघु संसद के रूप में लोकप्रिय है और यहाँ पर कितने सदस्य हैं, 193। विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं सदस्यों को लेकर। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए अस्थायी सदस्यों से संबंधित है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। ये नए सदस्य हैं जापान, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा व स्विट्जरलैंड। माल्टा व स्विट्जरलैंड पश्चिमी यूरोप व अन्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं इक्वाडोर की बात करें तो लैटिन अमेरिकी व कैरिबियाई क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा है। मोजाम्बिक अफ्रीकी क्षेत्र से, जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र से। तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि ये जो नए अस्थायी सदस्य हैं, ये किनका स्थान ले रहे हैं, भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको व नॉर्वे का, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का था और ये नए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष तक का होगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के रूप में लोकप्रिय है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना का
इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 10 अस्थायी हैं, जिसमें से 5 का चयन अभी किया गया है। जापान, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा व स्विट्जरलैंड। और 5 जो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, यूएई। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि जापान, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा व स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रहा है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मलेशिया भारत मलेशिया वार्ता से संबंधित है, जो 27 जून 2022 को संपन्न हुई, जिसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार करना। और उसी में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था मिडकॉम, मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग। अब इस वार्ता में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिसमें भारत के रक्षा उद्योग मलेशिया के साथ सहयोग कर सकते हैं। अब ये मीटिंग जो हुई थी भारत मलेशिया वार्ता से संबंधित, इसमें दोनों देश के रक्षा मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये वार्ता संपन्न हुई। हमने बात की कब ये वार्ता हुई? जून 2022, 27 जून 2022 को। पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये चर्चा में रहा है मिडकॉम। तो मिडकॉम का क्या मतलब है? मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग है। कब हुई है? जून 2022 में। जैसा कि हमने बात की, यहाँ उन क्षेत्रों को उल्लेख किया गया जिसमें भारत के रक्षा उद्योग मलेशिया के साथ सहयोग कर सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात कोलंबिया के नए राष्ट्रपति से संबंधित है, जो हैं गुस्तावो पेट्रो। तो गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। जून 2022 में यहाँ राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमें गुस्तावो पेट्रो, जो कि पहले वामपंथी नेता हैं जो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने ये चुनाव जीता। तो पूछा जा सकता है कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है ये। गुस्तावो पेट्रो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में है, जो कि कौन है? येर लापिद। अब ऐसा क्या हुआ कि इजराइल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना पड़ गया? तो इजराइल में जो येर लापिद से पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नफ्ताली बेनेट। तो इजराइल में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर गई। तो पीएम बेनेट को जून 2022 में अपना त्यागपत्र देना पड़ा, और जिसके बाद संसद भंग कर नए चुनाव नवंबर में कराए जाने की घोषणा की गई। तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी, और बेनेट सरकार में ही विदेश मंत्री रहे हैं येर लापिद, और उन्हीं को बना दिया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो हमें ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि येर लापिद अभी चर्चा में रहे, ये कौन है, किस देश से संबंधित हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि येर लापिद इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। कब तक? नवंबर 2022 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात यूरोपीय संघ से संबंधित है। हाल ही में यूक्रेन व मोल्डोवा देश द्वारा यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु औपचारिक आवेदन दिया गया था। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु सदस्य देशों ने प्रारंभिक सहमति यूक्रेन और मोल्डोवा को दे दी है। ठीक, इससे पहले और कुछ बातें हैं। जॉर्जिया ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु आवेदन किया था, लेकिन अभी जॉर्जिया के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। टर्की जो है 1999 से यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु प्रयासरत है। अभी जो यूक्रेन और मोल्डोवा देश को सदस्यता हेतु प्रारंभिक सहमति मिली है, इसका तात्पर्य ये है कि ईयू में शामिल होने की ये पहली सीढ़ी है, अभी और भी प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाएगा तो यूक्रेन और मोल्डोवा को यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु प्रारंभिक सहमति दे दी गई है सदस्य देशों के द्वारा जून 2022 में। यूरोपीय संघ के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल से चर्चा की, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं।
एक अगली बात है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक से संबंधित है। अब इनके राज्याभिषेक को 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब से? जून 2022 से। और 70 वर्ष पूर्ण होने के ही अवसर पर ब्रिटेन में और उनके कई राष्ट्रमंडल देशों में प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस शासक के या किस देश के शासक के राज्याभिषेक के अवसर पर प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 2 जून 1953 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके राज्याभिषेक को अब 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। और एक बात ये महत्वपूर्ण है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की ऐसी पहली महारानी है जिनके शासन की प्लेटिनम जुबली मनाई गई है। तो पूछा जा सकता है, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जून 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।